मेरे मामा जी 50 साल की उम्र में भी बहुत ताकतवर थे। वह थे तो 50 साल के, लेकिन अभी भी वो नौजवान की तरह ही तंदुरुस्त दिखते थे। वो मामी से बेहद प्यार करते थे और मामी को हमेशा खुश रखते थे। लेकिन जब रात हुई तो मामी के कमरे से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। फिर मैंने देखा कि मामी कमरे से निकलने के बाद वहां लंगड़ा कर चल रही है। मुझे तो मामी की ऐसी हालत देखकर बहुत ही हैरानी होती थी। मैं सोचती थी कि मामा जी ऐसा क्या करते हैं जो मामी इस तरह लंगड़ा कर चल रही है। एक दिन मामा की तबीयत खराब हो गई तो मामी ने कहा कि तुम अपने मामा को दूध दे आना। थोड़ी देर बाद जब मामी सो गई तो मैं मामी की तरह ही अपना हुलिया बनाकर मामा जी को दूध देने चली गई। जैसे ही मैंने दूध का गिलास रखकर पीछे मुड़ी तो मामा जी मेरा हाथ पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया और मामी समझकर पूरी रात। हाय दोस्तों, मेरा नाम किरण है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ। मैं देखने में काफी सुंदर हूँ और अभी 22 साल की हूँ। हम अपने माँ बाप के दो ही संतान थे, मैं और मेरे बड़े भाई सूरज। हम अपने मम्मी पापा के साथ बहुत ही खुश थे। मेरे भाई की शादी 1 साल पहले ही हुआ था। जब से घर में मेरी भाभी आई थी तब से मेरे मम्मी पापा भी बहुत खुश रहने लगे थे। मेरी भाभी बहुत ही अच्छी थी। मेरे भाई और भाभी में बहुत प्यार था। भाई पास के शहर में एक ऑफिस में काम करते थे। वे जब भी ऑफिस से आते तो हम सबके लिए कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर लेकर आते थे। ये सब देखकर मैं बहुत खुश थी। मैं यही समझती थी कि भगवान ऐसा भाई सबको दे। मेरे मम्मी पापा को भी भाई पर बहुत गर्व था क्योंकि भाई मम्मी पापा से बहुत प्यार करते थे। मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी हो गई थी तो मेरे मम्मी पापा मेरे शादी के लिए रिश्ते तलाशने शुरू कर दिए। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक अच्छा सा लड़का मेरे पापा को मालूम हुआ। पापा ने इस लड़के की छानबीन की तो पता चला कि लड़का बहुत ही अच्छा है। लड़के का नाम कमलेश है, लेकिन उसके माता पिता नहीं है। उसे उसके मामा और मामी ने अपने बेटे की तरह पाला पोसा है। लड़का बहुत ही अच्छा है और उसमें किसी तरह का कोई भी गलत आदत नहीं है। जैसे ही मैंने शादी की बात सुनी तो मेरे मन में कई सारे सपने आने लगे। मैं दुनिया भर के ख्वाब देखने लगी थी। मैं जवान और खूबसूरत थी, इसलिए मेरे अंदर एक लड़का और लड़की की बीच की भावनाएं काफी अच्छे से समझ आती थी। पापा ने सोचा कि परिवार अच्छा है तो देर नहीं करनी चाहिए, इसलिए मेरे पापा ने झटपट से शादी तय कर दी और 10 दिनों में ही शादी होकर मैं अपने ससुराल आ गई। मुझसे मेरे पति के मामा और मामी भी मुझे देखकर बहुत खुश थे। सारी रस्में खत्म होने के बाद मुझे कमरे में भेज दिया गया। धीरे धीरे वक्त गुजरा और रात हो गई। मैं अपने सुहाग की सेज पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। उस वक्त मेरा मन बहुत ही बेचैन हो रहा था क्योंकि सुहागरात का तो मैंने बहुत नाम सुना था। यह शादी की एक यादगार रात होती है। मैं यही सब सोचकर घबरा भी रही थी। थोड़ी ही देर में कमलेश मेरे कमरे में आए और आकर मेरे पास बैठ गए। वह कहने लगे, किरण, मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम्हारे जैसा मुझे जीवन साथी मिला। पता है किरण, जब मैं 10 साल का था तब मेरे मम्मी पापा का एक एक्सीडेंट में मौत हो गया। तब से मुझे मेरे मामा और मामी ने ही पाल पोस कर इस काबिल बनाया है। मैं चुपचाप उनकी बातों को सुन रही थी। फिर मैंने कहा कि आपके मामा मामी की अपनी कोई औलाद नहीं है। तब मेरे पति कमलेश कहने लगे कि मेरी मामी को बहुत दिनों तक कोई औलाद नहीं हुआ, लेकिन जब मामाजी मामी का बहुत इलाज करवाया तब कई साल के बाद वह प्रेग्नेंट हुई। लेकिन जब बच्चा होने का समय आया तो मामी की अचानक तबीयत खराब हो गई। मामा फौरन मामी को डॉक्टर के पास लेकर गए तो मामी को देखने के बाद डॉक्टर ने कहा कि दोनों में से किसी एक को ही बचाया जा सकता है। उस वक्त मामा को कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने कह दिया कि मामी को किसी तरह बचा लो। इस वक्त मामी की जान तो बच गई, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया कि वह अब कभी मां नहीं बन सकती। इस सदमे से मेरे मामा और मामी काफी दिनों तक नहीं निकल पाए। उसी के कुछ दिन बाद मेरे मम्मी पापा का एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। तब से उन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह ही प्यार दिया। मैं जितना भी कर लूं, लेकिन मैं अपने मामा मामी का एहसान कभी नहीं भूल सकता। इतना कहते कहते मेरे पति राजेश की आंखों में आंसू आ गए। फिर मैंने कहा कि आप इतना परेशान मत होइए, मैं भी उनका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगी। उस वक्त उनके इस बातों से ज्यादा मुझे अपनी उस बात का ख्याल आ रहा था। मैंने अपने पति का हाथ पकड़ा और फिर कहा कि अब नहीं सब बातों में रात गुजारना है। क्या आज हमारी शादी की पहली रात है? इतना कहते ही वो मुझे अपनी बाहों में भर लिए और फिर मैं भी तो इसी पल का इंतजार कर रही थी। जैसे थोड़ी देर हुई कि कमलेश उठकर मुझसे दूर हो गए। वह 5 मिनट भी ठीक से नहीं टिक पाए। ये सब देखकर मैं अंदर ही अंदर जलने लगी। मैंने कितने सपने देखे थे और कितने अरमान सोचे थे, लेकिन मेरे उन सब सपने और अरमानों पर पानी फिर गया था। कमलेश मुझे वो संतुष्टि नहीं दे पाए जो एक पत्नी को अपने पति से चाहिए होता है। कमलेश फौरन ही गहरी नींद में चले गए, लेकिन मैं प्यासी मछली की तरह बिस्तर पर करवटें बदलती रही। इसी कश्मकश में कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। मैं सुबह ही उठकर फ्रेश होने के लिए चली गई। जब वापस आई तो मामाजी घर में ही कसरत कर रहे थे। ये देखकर मैं हैरान थी कि मामाजी 50 साल के होने के बावजूद एक जवान मर्द की तरह लग रहे थे। फिर मैं किचन में चली गई और चाय बनाने लगी।
थोड़ी ही देर में चाय बनाकर मामा जी को देने चली गई। मामा जी कहने लगे, अरे बहू, तुम्हारी मामी कहाँ है? वो कहीं नजर नहीं आ रही है। मैंने कहा, जी वो अंदर ही है और कुछ काम कर रही है। मैं अब गौर करने लगी थी कि मामी जी जहाँ कहीं भी होती थी मामा जी वहीं पहुंच जाते थे और मामी के साथ अजीब सी हरकतें करने लगते थे। मामी कहती, अब तो शर्म करो, घर में नई नई बहू आ गई है, अगर वो ये सब देखेगी तो क्या सोचेगी? मामा जी कहने लगे कि क्या सोचेगी, हर पति अपनी पत्नी के साथ ये सब करता है, कमलेश भी ये सब करता होगा। मामा मामी की ऐसी बात सुनकर मुझे बहुत ही शर्म महसूस हो रही थी। मैं सोचने लगी कि काश कमलेश भी ऐसा होता। ऐसे ही 10 दिन गुजर गए और फिर एक रात जब मैं बाथरूम जाने लगी तो मामा जी के कमरे से मामी की अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसी आवाज सुनकर मैं अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पाए और उनके कमरे की खिड़की के पास जाकर देखने लगी। तभी हल्की सी रोशनी में ऐसा कुछ देखा जिससे मुझे अपने जज्बातों पर काबू कर पाना मुश्किल होने लगा था। मैं किसी तरह वहां से अपने जज्बातों पर काबू पाते हुए अपने कमरे में चली गई और मैं भी कमलेश को उकसाने लगी, लेकिन वो इतनी गहरी नींद में था कि उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। किसी तरह मैं बिस्तर पर करवटें बदलते बदलते सो गई। जब सुबह हुई तो मेरे पति अपनी ड्यूटी के लिए जाने लगे। उनकी छुट्टी खत्म हो गई थी। दरअसल मेरे पति कमलेश शहर में ही रहकर अपनी नौकरी करते थे। वह घर महीने के आखिर में ही आते थे। मैं किचन में जाकर उसके लिए नाश्ता बनाया और थोड़ी देर के बाद वो नाश्ता करके अपने काम पर चले गए। मैं यूं ही अपना उदास सा चेहरा लेकर अपने कमरे में चली गई, लेकिन मुझे रात वाला वो मंजर मेरे दिमाग में घूमने लगा था। मैं ये सोचने लगी कि मामी कितनी खुशकिस्मत वाली है जो अभी तक मामा जी इस कदर प्यार करते हैं। एक मेरा पति है जिसके प्यार के लिए मुझे तरसना पड़ता है, वह मुझे कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाता है। पता नहीं क्यों अब तो ऐसे ही दिन कट रहे थे। मामी जब भी सुबह उठती तो उनके मुंह से बस यही निकलता कि कभी मेरी जान छोड़ेगा। मैं तो इससे तंग आ गई हूँ। पूरा दिन खेत में काम करता है फिर भी रात को मुझे नहीं छोड़ता। पता नहीं कभी ये थकते भी है या नहीं। वह हमेशा ही अपनी कमर को पकड़कर कहती रहती कि यह कमर का दर्द कब ठीक होगा। मामी की ऐसी बातें सुनकर मैं भी हैरान रह जाती कि आखिर मामा जी ऐसा क्या करते हैं जो मामी ऐसी बातें करती रहती है। अगली रात फिर से मामी के कमरे से वही आवाजें आने लगी। फिर मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पाए और उसी खिड़की के पास जाकर उनके कमरे में झांक कर देखने लगी। फिर से वही मंजर मेरी आंखों के सामने था जिसे देखकर ही मैं बेकाबू होने लगी थी। फिर मैंने अपने कदम पीछे कर लिया और अपने कमरे में वापस आ गई। कमरे में आकर मैं ये सोचने लगी कि कहीं ये बात मामा जी को पता चल गई तो हो सकता है कि उनको बहुत बुरा लगेगा। यही सोचकर मैं कई दिनों तक वह सब देखना बंद कर दिया था। एक दिन मामी की तबीयत बहुत ही खराब हुई। सर पकड़कर यही कही जा रही थी कि मेरी तबीयत खराब है, लेकिन उसे इन सब से कोई मतलब नहीं है। उसे तो बस अपनी खुशी पूरी करनी है। रात को मामी ने मुझसे कहा कि बहू, आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं उसके कमरे नहीं जाऊंगी। तुम्हारे मामा को इलायची वाला दूध पीने की आदत है, आज तुम दूध दे आना। इतना सुनना था कि वो वाला मंजर मेरे आंखों के सामने घूमने लगा था। मामी दूसरे कमरे में जाकर सो गई और मैं दूध का गिलास लेकर मैं मामा जी के कमरे में जाने लगी। उस वक्त मामा जी के कमरे में हल्की रोशनी जल रही थी। जब मैं दरवाजे पर पहुंची तो मेरे मन कई की तरह के ख्याल आने लगे। मैं अपना दुपट्टा स्तर पर रखकर घूंघट की तरह आगे गिरा लिया, क्योंकि मामी भी ऐसे ही घूंघट डाले रहती थी। उस वक्त मैं बिल्कुल ही मामी की तरह अपना हुलिया बना लिया और कमरे के अंदर चली गई। अंदर का नजारा बड़ा ही खौफनाक था। मैं दूध का गिलास रखकर जैसे ही वापस आने लगी तो मामा जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपने ऊपर खींच लिया। मैं झट से अपना मुंह ढक लिया ताकि उन्हें नजर न आए कि मैं हूँ। फिर वो मेरे साथ वैसी हरकतें करने लगे जैसे मामी के साथ किया करते थे। फिर मैं भी अपने जज्बातों पर काबू न कर सकी और वह सब होने लगा। फिर जब वह थक कर सो गए तो मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। मैं आज बहुत खुश थी और यही सोच रही थी कि मामी की हालत ऐसी क्यों रहती है। इसका अंदाजा मुझे आज लग चुका था। मैं अपने बिस्तर पर लेट गई और कब मैं गहरी नींद की आगोश में चली गई मुझे पता ही नहीं चला। जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रही थी। रात वाला खुशी का तो मुझे ठिकाना ही नहीं था। मैं फ्रेश होने के लिए चली गई। थोड़ी देर में मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि मामी को अभी भी तेज बुखार है। मैं उनके माथे पर कपड़े भिगोकर पूछने लगी, तभी मामा जी भी वहां आ गए। वह पूछने लगे कि बहू, अब मामी की तबीयत कैसी है। मैंने कहा, हाँ अब कुछ ठीक है, बुखार भी थोड़ा कम काम हो गया है। उस वक्त मैंने महसूस किया कि मामा जी मुझे गौर से देखे जा रहे थे। इससे पहले तो वो कभी इस तरह नहीं देखते थे। मैं सोचने लगी कि कहीं रात वाली बात तो इनको पता नहीं चल गई कि मामी की जगह में थी। ये सब सोचकर मैं एकदम से घबरा गई। मुझे लगा कहीं ये बात मामा जी को पता चल गई तो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जब रात हुई तो फिर से मामी जी कहने लगी कि बहू, जब तक मेरा तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता है तब तक मैं तुम्हारे मामा के पास नहीं जाऊंगी, नहीं तो मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगा।
इसलिए तुम मामा को दूध दे आना, नहीं तो उसके लिए भी मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। मामी की यह बात सुनकर तो जैसे मैं पूरी तरह खुश हो गई। मैं सोचने लगी कि क्यों ना आज फिर से वो मजा लिया जाए। देर रात जब मामी सो गई तो मैं दूध लेकर मामा जी के कमरे में चली गई। मैं जैसे ही दूध का गिलास रखकर पीछे मुड़ी तो मामा जी मेरा हाथ पकड़ लिए और कहने लगे कि क्या हुआ बहू, ऐसे ही क्यों जा रही हो। मामा जी के मुंह से ऐसी बात सुनकर तो मैं एकदम से घबरा गई। मुझे लगा शायद मेरे साथ कोई अनहोनी होने वाला है, लेकिन मामा जी कहने लगे कि मुझे पता है कि कल रात को भी मामी की जगह तुम थी। फिर मैंने मामा जी से कहा कि अगर आपको मालूम था तो फिर मुझे कुछ कहा क्यों नहीं। मामा जी कहने लगे कि बहू, मुझे पता है कि कमलेश से तुम खुश नहीं हो। तुम भले ही यह बात मुझे मत बताओ, लेकिन मैं तुम्हारी तकलीफ को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। देखो बहू, तुम इन सब की चिंता बिल्कुल भी मत करो। अगर तुम्हारा यही हाल रहेगा तब तुम कैसे माँ बनोगी। मामा जी की ऐसी बातें सुनकर मैं बेफिक्र हो गई थी, लेकिन थोड़ा बहुत डर मेरे मन में था कि कहीं यह बात राजेश को और मामी को पता चली तब मेरा क्या हाल होगा। उस वक्त को मैं उस सब बातों से अलग कर दिया और मामा जी के साथ अपनी खुशियां बांटने लगे। उस रात भी जब मामा जी सो गए तो मैं अपने कमरे में आ गई। अब तो ये रोज होने लगा था। मैं भी काफी खुश रहने लगी थी। मामा जी भी जैसे हर रात को मेरा ही इंतजार में रहने लगे थे। इसी तरह से कई दिन गुजर गए और फिर एक दिन अचानक मेरे पति कमलेश घर आ गए। उस दिन मैं बहुत ज्यादा खुश थी। जब रात हुई तो सभी खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में चले गए। मैं और मेरे पति भी अपने कमरे में चले गए। उस रात को मुझे महसूस हुआ कि कमलेश अब पहले से बेहतर हो गए हैं, लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं। फिर वो गहरी नींद में सो गए। इस कदर उनको सोया हुए देख मैं अंदर ही अंदर जलने लगी। फिर सोचने लगी कि मामा जी के पास चली जाओ, लेकिन कमलेश वही थे। इसी वजह से मैं किसी तरह अपने आप को समझाकर सो गई। सुबह हुई तो कमलेश बोले कि मैं 2 दिन के लिए शहर जा रहा हूँ, अब 2 दिन बाद में वापस आऊंगा। ये बात सुनकर तो मैं बहुत खुश थी और फिर से रात का वो मंजर के बारे सोचने लगी। उस दिन बहुत ही मुश्किल से रात हुई। जब मामी सो गई तो मैं मामा जी के कमरे में चली गई। उस रात को मैंने देखा कि मामा जी बड़ी बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहे थे। फिर मेरे जाते ही वो शुरू हो गए। उस रात भी मैं पूरी तरह संतुष्ट थी और खुश भी बहुत ज्यादा थी। अगले दिन जब मैं घर के कामों में व्यस्त थी तब अचानक मेरे पति कमलेश घर आ गए। ये देखकर तो मैं एकदम से घबरा गई। मैं उनसे पूछने लगी कि क्या बात है जनाब, बहुत जल्दी वापस आ गए। कमलेश कहने लगा कि सोनाली, अब मैं अपना काम घर से ही किया करूंगा, क्योंकि अब और ज्यादा मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ। उनके मुंह से इस तरह की बातें सुनकर तो मैं सदमे में आ गई कि आखिर ये आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। फिर राजेश कहने लगे कि पता है सोनाली, तुम जैसी पत्नी बहुत किस्मत वालों को मिलती है। मैं तो बहुत खुशकिस्मत वाला हूँ कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली है, क्योंकि जब किसी औरत को अपने पति से संतुष्टि नहीं मिलती है तो वह दूसरे आदमी की तलाश में रहने लगती है, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने मेरे विश्वास को बनाए रखा, यही मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। कमलेश की ऐसी बात सुनकर मैं अपने आप को मन ही मन में कोसने लगी। मैं सोचने लगी कि मेरे पति मुझ पर कितना भरोसा किया था और मैं इनके पीछे क्या कर रही थी। इतना अच्छा पति को मैंने धोखा दिया है। उस वक्त मुझे अपने आप से नफरत होने लगी थी और मैं अंदर ही अंदर घुटन महसूस करने लगी थी। मेरे पति कहने लगे कि पता है सोनाली, मुझे एक गुप्त रोग था जिसका इलाज मैं शहर में ही रहकर कब से करवा रहा था। इसी रोग की वजह से मैं अभी शादी भी नहीं करना चाहता था, लेकिन मामी की जिद के आगे मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। वैसे अब कोई परेशानी की बात नहीं है, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। जब रात हुई तो मेरे पति से मुझे वो खुशी मिली जो शादी के बाद कभी नहीं मिली थी। आज मैं बहुत ही खुश थी। अगली सुबह जब मामा जी की नजर मेरे ऊपर पड़ी तो मैं उनसे नजरें चुराने लगे। मुझे उस वक्त अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि मैं एक गलत राह पर चल पड़ी थी, लेकिन अब मैं अपने पति को धोखा नहीं देना चाहती थी। उस दिन के बाद से मैं मामा जी के कमरे में जाना छोड़ दिया और अपने पति के साथ बहुत ही खुश रहने लगी थी। मामा जी समझ चुके थे कि अब वह पछतावे की आग में जल रही है और कहीं न कहीं उनको भी अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उस दिन के बाद मामा जी भी मेरे ऊपर गलत निगाह रखना बंद कर दिए। वह भी एक अच्छे इंसान की तरह ही रहने लगे। जब किसी महिला या पुरुष को अपनी पति या पत्नी से संतुष्टि नहीं मिल पाती है तब वह गलत राह पर निकल पड़ता है, लेकिन मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि आप पहले इस बात का तसल्ली करें कि उनके साथ मसला क्या है। अगर आप इस मसले का हल निकाल लेंगे तो आपको गलत राह पर चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस रास्ते पर आपको सिर्फ कुछ पल के लिए संतुष्टि मिलेगी, लेकिन पछताना पूरा जीवन पड़ेगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं इसी किसी दूसरी कहानी में। धन्यवाद।